एपिसोड 5 पुराने जख्म। लाल चौक में कुछ समय पहले जो तूफान आया था वो अब शांत होने लगा था। सब लोग वापस खाने की दुकानों पर जाकर चटखारे लेने लगे थे। समर की आंखों से पानी पूरी खाते हुए आंसू निकल रहे थे। सपना समर की हालत देखकर हंसने लगती है और समर से कहती है, क्या हुआ समर भैया, आपकी हीरोगिरी तो गोपाल भैया की पानी पूरी के सामने टाई टाई फिश हो गई। समर अपनी आंखों से निकल रहा पानी पोंछते हुए सपना से कहता है, गोपाल भैया की पानी पूरी के सामने बड़े बड़े तुर्रम खां नहीं टिक पाते तो हम किस खेत की मूली हैं। वहां खड़े सब लोग समर की बात पर हंसने लगते हैं। समर और सपना पानी पूरी खाने के बाद वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। समर सपना को घर तक छोड़ता है और उसे आने वाली एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहता है। सपना समर को कहती है, हाँ भैया, लेकिन आप आज जल्दी घर चले जाना, नहीं तो फिर राशि भाभी आपको चोर समझेगी। समर सपना की बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। समर का घर कॉलोनी के बिल्कुल आखिर में एक छोटे से मंदिर के पास था। अपने घर के पास पहुंचने के बाद समर घर में घुसने से पहले इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। समर अपनी जेब से चाबी निकालता है और घर का ताला खोलकर अंदर घुस जाता है। घर के भीतर आते ही समर मेज पर रखे मोरपंख को उठाता है और उसे गौर से देखता है। ये मोरपंख कोई आम मोरपंख नहीं था, ये एक खास किस्म का जादुई पंख था जो समर के अलावा किसी और के शरीर की गंध से अपना रंग बदलता था। समर पंख को जांचता है और देखता है कि मोरपंख का अभी रंग नहीं बदला था। वो राहत की सांस लेता है कि उसके अलावा कोई और उसके घर में नहीं आया था। समर के घर में सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे थे, एक हॉल था और एक बेडरूम। हॉल में सिर्फ एक मेज, एक लकड़ी की कुर्सी और एक किताबों की अलमारी थी। वहीं बेडरूम में एक पुराना सा बेड और एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें समर के कुछ कपड़े रखे हुए थे। समर अपने बेडरूम में जाता है और अपने बेड पर रखे गद्दे के नीचे से एक लोहे का पिटारा बाहर निकालता है जिस पर गरुड़ की आकृति बनी हुई थी। समर उस पिटारे को खोलता है और उसके अंदर से एक खंजर निकालता है। खंजर के हत्थे पर जंग लग चुकी थी और दिखने में वो किसी सैनिक का खंजर नजर आ रहा था। खंजर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। समर उसे अपने हाथों में थामकर मुस्कुराता है और कहता है, बहुत दिन हो गए जाने मन तुम्हें देखे हुए, अब बहुत जल्दी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। समर उस खंजर को अपने हाथ में लिए अपनी अलमारी के पास वाली दीवार पर बनी एक अजीब सी आकृति के पास जाता है। अचानक ही समर अपने खंजर से उस दीवार को खोदने लगता है। जैसे ही वो दीवार को कुछ अंदर तक खोदता है तो वहां उसे लकड़ी का एक पुराना सा डिब्बा नजर आता है। वो उस डिब्बे को बाहर निकालता है और उसे लेकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। वो लकड़ी का डिब्बा बिल्कुल पुराने जमाने का एंटीक पीस सा लग रहा था। समर उस डिब्बे को खोलता है और उसके अंदर से एक नीम जैसा नजर आने वाला पत्ता निकालता है जिस पर पीले रंग का लेप लगा हुआ था। शायद वो लेप उस नीम के पत्ते को खराब होने से बचाने के लिए लगाया गया था। समर उस पत्ते को माथे पर लगाता है और फिर उस खंजर से बड़ी ही सावधानी से नीम के पत्ते को बीच में से काट देता है। समर ने बड़े ही निपुण तरीके से उस पत्ते को बीच में से 2 भागों में बांट दिया था। जो समर ने इस पत्ते के साथ किया था वो आम इंसान के लिए करना नामुमकिन था। उस नीम के पत्ते के अंदर से बिल्कुल ही छोटे आकार की चांदी की 9 सुइयां निकलती हैं। समर उन चांदी की सुइयों को पास ही के तांबे के पात्र में रख देता है और अलमारी में से गंगाजल निकाल कर ले आता है और उस तांबे के पात्र में चांदी की बारीक सुइयों पर गंगाजल डालता है। उसके बाद समर अपने घुटनों पर बैठकर पात्र के सामने कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगता है। फिर हाथ जोड़कर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। समर उस लकड़ी के डिब्बे को फिर से खोलता है और उसमें से एक पुरानी किताब निकालता है। किताब के पन्ने कुछ हद तक गल से गए थे। उस किताब पर संस्कृत में लिखा हुआ था, स्वर्ग की शक्तियां। जैसे ही समर वो किताब खोलता है उसमें से समर को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर समर और उसके गरुड़ सेना के योद्धाओं की थी। समर और उसके साथी इस तस्वीर में बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये तस्वीर समर के जन्मदिन पर खिंचवाई गई थी, लेकिन किस्मत का खेल देखो, आज समर के अलावा इस तस्वीर में नजर आने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं था। तस्वीर देखकर समर की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। समर दर्द भरी आवाज में कहता है, मेरे भाइयों, जब तक मैं तुम्हारी शहादत का बदला नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा। तुम सबके चेहरे मुझे सपनों में नजर आते हैं। मेरी सांस के आखिरी कतरे तक मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। समर अपनी भावनाओं को संभालता है
और उस तस्वीर को वापस उस डिब्बे में रख देता है। और समर उस किताब की ओर अब अपनी नजर घुमाता है। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं थी। इस किताब में कई प्राचीन नुस्खे थे, जिससे एक आम मनुष्य किताब में लिखे नुस्खों का पालन करके बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता था। ये किताब समर को एक बहुत ही बड़े और सिद्ध महात्मा ने दी थी। उस जानलेवा युद्ध से समर के शरीर पर जो घाव लगे थे, वो उसी महात्मा ने अपने आयुर्वेद की विद्या से ठीक किए थे। वो महात्मा कहां से आए और कहां गए किसी को पता नहीं था, लेकिन जाते जाते वो समर को एक प्राचीन किताब दे गए और उन्होंने समर से कहा, वत्स, ये पुस्तक ही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, ये पुस्तक तेरे अलावा किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतनी सी बात कहने के बाद वो महात्मा हवा में धुएं की तरह ओझल हो गए थे। कई सालों से समर इस प्राचीन किताब का ही अध्ययन कर रहा था। जो सुइयां उसने पात्र में डाली थी, वो कोई आम सुइयां नहीं थी। उन सुइयों के सही प्रयोग से किसी भी इंसान के शरीर के 7 आत्मचक्र जागृत हो सकते थे। 7 आत्मचक्र जागृत होने का मतलब होता है मनुष्य का महासिद्धि प्राप्त कर लेना, जिसके बाद दुनिया का कोई भी मनुष्य उस सिद्धि प्राप्त पुरुष को पराजित नहीं कर सकता था। 7 आत्मचक्र जागृत होने के बाद उस मनुष्य की श्रेणी सबसे ऊपर हो जाती है। लेकिन यह सिद्धि पाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए तरह तरह के योग, साधना और तप करने की जरूरत होती है। समर अपने अब तक के तप से 5 आत्मचक्र जागृत कर चुका था और आज वो वापस कोशिश करने वाला था अपने बाकी के चक्रों को जागृत करने के लिए। समर जमीन पर आसन लगाता है और कुछ अगरबत्तियां उस तांबे के पात्र के पास जला देता है। समर आसन पर बैठने के बाद मंत्र उच्चारण करने लगता है और धीरे धीरे पूरे कमरे में एक धुंध सी जम जाती है। उस धुंध में समर के मंत्रों की ध्वनि के साथ अलग अलग आकृतियां बनने लगती हैं। समर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसके मंत्रोच्चारण में इतनी शक्ति थी कि वो अपने आसन से 2 इंच हवा में उठ चुका था। पात्र में रखी 9 सुइयां भी पात्र से निकलकर हवा में तैरने लगी थी। समर मंत्र उच्चारण के साथ साथ अपने हाथों से अलग मुद्राएं बना रहा था और जैसे ही समर ओम का लंबे स्वर में उच्चारण करता है, हवा में तैर रही 9 सुइयां समर के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जाकर उसे चुभने लगती हैं। जैसे ही वो सुइयां समर को चुभती हैं, उसका शरीर पसीने से भीगने लगता है। उसके शरीर के कुछ हिस्सों से पीप भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल रही हो और वो अंदर से और पवित्र बनता जा रहा हो। उस धुंध में आकृतियां अब और भी ज्यादा तेजी से बन रही थी। समर के गले और माथे की नसें पूरी तरह से फूल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल में वो फट जाएगी। समर का चेहरा सूर्य की तरह तमतमा रहा था और उसके शरीर से अब भाप निकलने लगी थी। अचानक समर का मंत्रोच्चारण शांत हो जाता है और वो जमीन पर गश खाकर गिर जाता है और गिरते ही बेसुध हो जाता है। उसी पल कमरे की सारी धुंध और उसमें नजर आने वाली आकृतियां भी धूमिल हो जाती हैं और सारी सुइयां चमत्कारिक रूप से समर के शरीर से निकलकर उस पात्र में चली जाती हैं। समर के कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। समर बेहोश जमीन पर पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी उसके कमरे में बने रोशनदान से रोशनी की एक किरण समर के चेहरे पर पड़ती है और उस रोशनी से समर अपनी गहरी नींद से बाहर आता है। उसका शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। जो मंत्र साधना उसने की थी वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। उसके शरीर पर अलग अलग जगह लाल रंग के रेशे उभर आए थे। समर पूरी ताकत लगाकर उठकर बैठ जाता है और दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखता है। घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। उसकी ये साधना पूरे 8 घंटे की थी, लेकिन समर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ 15 मिनट ही साधना में गुजारे हों। समर अपने आप से कहता है, मेरी सुप्त आत्मशक्ति और 5 चक्र तो जागृत हो गए हैं, लेकिन बाकी के चक्र जागृत करने के लिए मेरा शरीर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। मुझे अपने शरीर को उस काबिल बनाने के लिए उसे कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करना होगा। लेकिन वो सारी जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं और समर की पत्नी ईशा ने उसे अब पैसे देने भी बंद कर दिए थे। वो सोचने लगता है कि कैसे वो उन जड़ी बूटियों का बंदोबस्त करे। समर ने अपनी गरुड़ सेना के मिशन से जो भी पैसे कमाए थे वो इतने थे कि समर जोधपुर के सबसे अमीरों में से एक होता, लेकिन समर उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। समर ने अपने शरीर का इलाज करने के लिए अपनी पहचान दुनिया से छिपा कर रखी थी। अगर वो इन पैसों का इस्तेमाल कर लेता तो उसके दुश्मनों को उसके जिंदा होने का सुराग मिल जाता।
इसीलिए समर शेखावत परिवार में एक घर जमाई की तरह रहता था। समर फर्श पर से आसन उठाता है, उसे समेटकर वो आसन को अलमारी में रख देता है। चांदी की सुइयां और प्राचीन किताब को भी वापस दीवार के अंदर छुपा देता है। समर को बहुत ही थकावट महसूस हो रही थी। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और फिर से जड़ी बूटियों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उपाय सोचता है। तभी समर के फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाकर देखता है कि उसकी साली प्रेरणा उसको कॉल कर रही थी। समर मन ही मन सोचता है कि अब क्या नया फितूर खड़ा किया होगा इस कमीनी साली ने उसके खिलाफ। समर प्रेरणा का कॉल रिसीव करते हुए एक तंज भरी झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, कैसी हैं आप साली साहिबा, इस नाचीज को कैसे याद किया। प्रेरणा उसे गुस्से में कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें याद करने का। आज शाम की फ्लाइट से पापा वापस घर आ रहे हैं। हम जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहते हैं। तुम शाम को ठीक 5 बजे घर पर आ जाना और लेट मत होना, क्योंकि इस बार माँ भी आ रही है। माँ का नाम सुनते ही समर झट से बोलता है, क्या वो चुड़ैल, मेरा मतलब सासू माँ भी आ रही हैं? प्रेरणा समर की बात को इग्नोर करते हुए कहती है, बस टाइम पर पहुंच जाना। यह कहकर प्रेरणा फोन काट देती है। फोन काटते ही प्रेरणा अपनी बड़ी बहन ईशा से कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो निकम्मा मेरा मुंह बोला जीजा समर वक्त पर आ जाए और तुम्हारा पीछा आज उससे छूट जाए। ईशा प्रेरणा की बातों से परे अपने ख्यालों में गुम थी। ईशा मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी कि समर तलाक के लिए मानेगा कि नहीं। इस बार ईशा के पापा इस तलाक के लिए राजी होंगे कि नहीं। प्रेरणा ईशा के पास जाकर उसे दिलासा देते हुए कहती है, दीदी इस बार मम्मी सारे मसले को संभाल रही है। अब की बार वो बदतमीज समर का पीछा आपसे पक्का छूट जाएगा। प्रेरणा ईशा के पेट में गुदगुदी करते हुए कहती है, अरे चलो अब हंस भी दो, आज तुम आजाद होने वाली हो। प्रेरणा और ईशा दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी सासू माँ के आने की खबर सुनकर समर की हवाइयां उड़ी हुई थी। समर अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसकी सास ने पहले भी कई बार समर और ईशा की शादी तुड़वाने की कोशिश की थी। समर की सास जब भी समर से मिलती, वो उसे तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ और सिर्फ ताने ही खिलाती थी। वो समर को अपना दामाद तो दूर, शेखावत परिवार का नौकर भी नहीं समझती थी। समर हर बार मजबूरी में अपनी सास के ताने बर्दाश्त कर जाता था, लेकिन अब उसका सब्र का बांध टूटने वाला था। उसे पता नहीं था कि अब वो अपनी सास के ताने सुन पाएगा कि नहीं। उसे डर था कि उसकी सास की बात सुनकर उसके मुंह से कुछ गलत नहीं निकल जाए, नहीं तो उसका खर्चा पानी बंद हो सकता था। समर जल्दी से तैयार होता है और भगवान को हाथ जोड़कर शेखावत मैंशन की तरफ निकलता है। वो अपनी कॉलोनी से बाहर जाकर रिक्शा का इंतजार करता है, लेकिन उसे वहां कोई रिक्शा नहीं मिलती जिससे वो शेखावत मैंशन पहुंच सके। वो मजबूरी में एक कैब बुक करता है और शेखावत मैंशन की ओर निकल पड़ता है। कैब समर को शेखावत मैंशन तक ले आती है। मीटर में 256 रुपए का बिल बना था, लेकिन समर की जेब में सिर्फ 215 रुपए ही थे। वो कैब वाले को 215 देते हुए कहता है, बाकी का अगली बार ले लेना भाई। कैब वाला समर को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, कमीना रहता शेखावत मेंशन में है और जेब में धेला नहीं, इतना मक्खी चूस। कैब वाला समर को एक गंदा सा लुक देकर वहां से चला जाता है। समर भागते हुए शेखावत मेंशन के गेट पर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। क्या समर का ईशा से आज तलाक हो जाएगा? क्या प्रेरणा अपने प्लान में कामयाब होगी? क्या समर की सासू माँ इस बार समर को घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या समर अपने सोए हुए चमत्कारिक चक्रों को जगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए साइको सैया, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।